अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल राबिया की दुनिया। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम नेक्स्ट वीडियो में फिनलैंड से स्टूडेंट से बात करेंगे, तो आज हमें शाहजेब वहीद फिनलैंड से ज्वाइन कर रहे हैं। ये कयानी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस में बैचलर कर रहे हैं इन इंटरनेशनल बिजनेस में। ये हमें पूरा प्रोसेस बताएंगे कि किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कब कब एडमिशन ओपन होते हैं, कितने इनटेक होते हैं, स्कॉलरशिप्स के लिए हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ये कंप्लीट डिटेल आज हमारे साथ शाहजेब जो है वो शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर लेटिंग मी इन। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आई नो स्टूडेंट जब वहाँ बाहर जाते हो काफी बिजी हो जाते, क्योंकि स्टडी फिर जॉब टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आई एम श्योर जो स्टूडेंट देख रहे होंगे वो भी आपको जैसे थैंक यू भी कर रहे होंगे और उनको आज काफी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। सबसे पहले हमें ये बताएं कि कितने इनटेक होते हैं फिनलैंड में? अब दो होते हैं। पहले एक होता था सिर्फ जनवरी की इंटेक, अब इन्होंने दो कर दी हुई है। एक जनवरी में होती है और अब एक ऑटम की इंटेक जब ओके, खत्म हो गई है। एक जनवरी इनटेक होता है, सेकंड इनटेक सितंबर होता है जिसमें हम कर सकते हैं। जब आप कौन से इनटेक जी, में गए? मैं जनवरी वाली इंटेक में। आप जनवरी इनटेक में गए थे, ठीक है। तो आपने एडमिशन प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट किया था? लाइक मैं एक लेम स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने किस तरह प्रोसेस स्टार्ट करना है और मुझे फिनलैंड में स्टडी भी करनी है, तो मैं किस तरह से स्टार्ट करूंगी प्रोसेस? प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ अगर बैचलर्स की मैं बात करूं तो बैचलर्स के अंदर आपको सिर्फ दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक पासपोर्ट और सेकंड आपको अपना इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट। इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट के ऊपर पाकिस्तान में थोड़ा सा एक इशू है कि आपको वो 2 साल के बाद मिलता है। जब आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट डिक्लेयर होता है 2 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट आता है। तो जनवरी की जब इंटेक स्टार्ट होती है तो आप जैसे ही अपना क्लियर करते हैं इंटरमीडिएट, जैसे भी रिसेंट स्टूडेंट ने किया है, तो अभी वो 2 साल तो वेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए इन्होंने एक एच डी वी है कि आप मार्कशीट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं उसकी बेस पे। जब आपको एडमिशन सिक्योर हो जाता है तब आपको हर सूरत सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो अगर आप किसी भी शहर से हैं, लाहौर से, तो आप लाहौर से पंजाब से कहीं पे भी आप, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपकी कॉस्ट आती है 6 to 7 thousand। वो आप पे करके सर्टिफिकेट पहले निकलवा सकते हैं, तो फिर आपका एडमिशन सिक्योर रहता है। वरना अप्लाई आप मार्कशीट की बेस पे कर सकते हैं। ओके, तो जस्ट एज पासपोर्ट। जी जी प्लीज। जी, जो स्टार्टिंग है इसकी, जो जनवरी का सेशन है, जो भी 2023 के अंदर एडमिशन शुरू होने जा रहे हैं, वो 4 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक है। तो उसके अंदर अप्लाई करेंगे और सिर्फ ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, पासपोर्ट और इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट। उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके सर, ये जो स्टूडेंट आगे बैचलर में अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको जस्ट पासपोर्ट और इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। इसमें एसओपी जी, जो होगा वो हमें लिखना होगा या जस्ट हमारे इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट इनफ होगा? सीएनआईसी पासपोर्ट एंड इंटरमीडिएट, या एसओपी भी इम्पोर्टेंट है इसमें? नहीं, बैचलर्स के अंदर एसएफए की जरूरत नहीं है, वो मास्टर्स के केस के अंदर रिक्वायर्ड होता है। एनी लैंग्वेज सर्टिफिकेट? नहीं, लैंग्वेज सर्टिफिकेट कोई रिक्वायर्ड नहीं है। आइल्स आपकी मर्जी है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो कोई जरूरत नहीं है बैचलर्स के केस में। तो जो आइल्स देते हैं वो एग्जाम्प्ट कर सकते हैं अपने ग्रुप डिस्कशन के एग्जाम को, तो आपको ग्रुप डिस्कशन नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन जिन्होंने आइल्स नहीं दिया, जो नहीं देना चाहते, वो ग्रुप डिस्कशन का पार्ट लें और उसके बेसिस के ऊपर आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। ओके, ये ग्रुप डिस्कशन क्या है, इसके बारे में हमें डिटेल बताएंगे प्लीज? जी, ग्रुप डिस्कशन बेसिकली आपका एक आपके साथ 4 स्टूडेंट होते हैं और यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई हेड या कोई ना कोई टीचर आपको सुपरवाइज कर रहा होता है। तो टीचर स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दे देते हैं। टॉपिक जनरली ग्लोबलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्यूचर ऑफ वर्क, और अ, इसी के इन्हीं के टर्म्स के अंदर जो और चीज़ें आती हैं उसी के अंदर आपको देते हैं। तो कोई ना कोई टॉपिक आपको दे देंगे, तो 4 स्टूडेंट आपस में जो बैठे होंगे उन्होंने बातचीत करनी है। 15 मिनट का टाइम होता है। 15 मिनट आप लोगों ने आपस में बात करनी है। जितनी ज़्यादा आप लोग बातचीत कर सकते हैं, इंग्लिश में ही होगी ऑब्वियस, तो वो सारी जज कर रहे होते हैं आप। कुछ होती है अगर आप थोड़ा-सा पॉइंट्स इधर से उधर कर लें तो इतना इश्यू नहीं होता, लेकिन वो जज कर रहे होते हैं आपकी लैंग्वेज स्किल। आप बातचीत कर सकते हैं, कितनी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, समझते हैं कि नहीं, वो ये अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो उसकी बेसिस के ऊपर वो आपको मार्क्स देते हैं। तो ये बेसिक ग्रुप डिस्कशन है इसकी। तो मतलब इसका पास करने का ईज़ी वे है। जो स्टूडेंट जो है आइल्स की वजह से नहीं अप्लाई करते तो वो इस तरह एग्जाम हो सकते हैं बाय ग्रुप डिस्कशन? जी।
ओके ओके सर, अगर हम यहीं पे मास्टर्स की बात करें, क्या हमें मास्टर्स के लिए बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? ये तो बैचलर का इजी प्रोसेस होती है, पासपोर्ट, CNIC, इंटरमीडिएट एंड आइल्स है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो ग्रुप डिस्कशन से काम होगा। मास्टर्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? मास्टर्स का हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया होगा, तो हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया आपको स्टडी इन्फो की वेबसाइट पे मिल जाएगा, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। वो ईमेल भी वैसे मोस्टली करते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज आपको प्री मटेरियल दे देती हैं, कोई असाइनमेंट आपको दे देती हैं, सिर्फ असाइनमेंट्स आपने उनकी देनी होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी होती है जिसके अंदर आपने SOP देनी ही देनी होती है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ SOP हर यूनिवर्सिटी में दें, बेहतर रहता है मास्टर्स के लिए। कुछ रिक्वायर्ड करती हैं, कुछ नहीं करती, लेकिन जो नहीं करती आप स्टिल उनको दे दें, बेहतर रहता है। तो बाकी जो उनका क्राइटेरिया होता है, आपको SOP दे दें, जो मैं आपको खुद रिकमेंड करूंगा, जो नहीं भी रिक्वायर करे। असाइनमेंट जो भी इनकी होगी वो आपने देनी देनी है। असाइनमेंट उनकी वेरी करती हैं, कोई एक रिपोर्ट मांगते हैं बनाने के लिए, कोई कुछ दे देता है, तो उनका एक पी टास्क होता है। तो हर यूनिवर्सिटी का एक डिफरेंट क्राइटेरिया होगा इसके ऊपर, तो आपको उसके ऊपर चेक करना पड़ेगा, तो इनका कोई स्पेसिफिक नहीं होता। ओके, जैसे आपने बताया आप बैचलर के लिए आप गए हैं, सेम मैंने मास्टर्स के लिए भी अप्लाई किया था, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। उसमें मास्टर्स के लिए डॉक्यूमेंट सारे जो हमारे पास ऑलरेडी होते हैं वो वही चीज मांग रहे होते हैं, लाइक जैसे कि बैचलर की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, CNIC, पासपोर्ट, रेफरेंस लेटर हो गए, एंड अगर कोई एक्सपीरियंस है वो, एंड आइल्स हो गया 6.5 बैंड। ये तकरीबन हर यूनिवर्सिटी की डिमांड होती है, और SOP सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले कर रहा होता है। सेम रिक्वायर्ड मेरे पास भी थी, लेकिन जब मैंने अप्लाई किया था, खैर तब मेरे पास आइल्स नहीं था, मैंने विदाउट आइल्स ही अप्लाई कर दिया था। और मेरी डिग्री की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि studyinfo.fi की, मैं उसकी वेबसाइट पे गई थी, उधर मेंशन था 6.5 आप आइल्स मैन दे, लेकिन मैंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे दे दिया था। मुझे बाद में बताया था कि नहीं, जहाँ मेंशन हो वहां अपने आइल्स देना ही देना है। देखिए बैचलर का आपने बहुत ही अच्छा प्रोसेस बताया। अच्छा, जो सबसे मेन चीज जो फिनलैंड में स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहे होते हैं, कि वहाँ पे स्कॉलरशिप का भी कोई होता है, कि एक फिनिश स्कॉलरशिप होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस, तो उसकी डिटेल प्लीज बताएंगे आप? फिनिश स्कॉलरशिप जो है वो सिर्फ मास्टर्स और PhD वगैरह के लिए, बैचलर्स के ऊपर नहीं मिलती। बैचलर्स का क्राइटेरिया डिफरेंट हो गया है। पहले बैचलर्स के ऊपर भी स्कॉलरशिप ग्रांट होती थी, एंट्रेंस एग्जाम जो आप पास करते थे। अब जो पहले वाला प्रोसेस था वो अब नहीं है। पहले होता था कि 40 पॉइंट्स का एक एग्जाम होता था, 30 प्लस आपने मार्क्स स्कोर करने होते थे। फिर जिसके 30 प्लस आने शुरू हो जाए तो उसके स्कॉलरशिप के चांसेस बढ़ जाते थे। 34 35 हो जाए तो आपका बहुत चांस है आपको स्कॉलरशिप मिल जाती थी, बल्कि कंफर्म ही मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, अब फर्स्ट ईयर बैचलर्स के अंदर मिलती ही नहीं है स्कॉलरशिप। ओके, आप अब स्कॉलरशिप सेकंड ईयर कितने के, साल से? जी, ओके। मेरा एडमिशन मेरा एडमिशन 2020 में हुआ था। मेरा एडमिशन 2020 में हुआ था, और एक साल मैंने डेफर करवा लिया था अपना अपना एडमिशन। और मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर आप इसको एग्जाम करा सकते हैं, मेडिकल रीजंस पे हो सकता है, और बाकी उनकी अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो मैंने मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर एक साल एग्जाम करवा लिया था और नेक्स्ट ईयर ज्वाइन किया था इनको। तो सेकंड ईयर के अंदर आपको स्कॉलरशिप ग्रांट होती है अगर आपने 55 क्रेडिट्स किए हों। ये दोनों केसेस के अंदर है, बैचलर्स के लिए भी मास्टर्स के लिए भी। 55 क्रेडिट्स आप करेंगे तो आपको नेक्स्ट ईयर 50% आपको मिल जाती है स्कॉलरशिप, अगर आपकी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है 50%। ओके, आपकी सब स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज में का क्या क्या डिफरेंट बेनिफिट क्राइटेरिया थे सर? आपकी स्कॉलरशिप में है। आपको क्या क्या बेनिफिट अलाउड थे? स्कॉलरशिप के अंदर जस्ट आपकी फीस कम होगी, इसके अलावा आपको और कुछ ग्रांट अब नहीं किया जाता। ओके, मंथली लाइक रेजिडेंस के लिए कुछ भी नहीं किया जाता होता, जस्ट नहीं, ट्यूशन की आपकी पे की जाती है? वो मास्टर्स के लिए होता है। मास्टर्स के लिए आपको 100% भी मिल जाती है, लेकिन बैचलर्स के केस में अब नहीं, कुछ भी नहीं होता। बैचलर्स के केस में अब कोई सीन नहीं है, मास्टर्स के केस में डिफरेंट है। आपको 70% भी मिलती है, 100% भी मिलती है, और नहीं भी मिलती। तो वो ओके, डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन पे। मतलब अब जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने नवंबर या दिसंबर तक डॉक्यूमेंट्स अपने सारे रेडी कर लें, और 14 जनवरी तक ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज की डेट जो होती है वो खत्म हो जाती है। और अगर वो फिनलैंड में अप्लाई करना चाहते हैं, बैचलर के लिए अप्लाई करना है, तो CNIC, पासपोर्ट, इंटरमीडिएट और ग्रुप डिस्कशन, अगर IELTS एग्जाम करना है ये होगा। अगर मास्टर के लिए करना चाहते हैं तो IELTS 6.5 बैंड, FSC, मैट्रिक, ट्रांसक्रिप्ट होगी, आपकी बैचलर की डिग्री हो गई, एंड आइल्स हो गया, एंड SOP हो गई, ये डॉक्यूमेंट एंड रिकमेंडेशन लेटर ऑफ कोर्स, ये रेडी करके रख लें। अच्छा, इसमें जो मेन चीज जहाँ स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाती है, वो कहते हैं कि जॉइंट एप्लीकेशन मतलब क्या है? ये जॉइंट एप्लीकेशन, और हम किस तरह से यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करें,
या कोई एक ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके अप्लाई करें जॉइंट एप्लीकेशन के लिए? जॉइंट एप्लीकेशन और सेपरेट एप्लीकेशन का जो पहला फ़र्क है, वो ये कि जॉइंट एप्लीकेशन में आप इकट्ठी 6 यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। सेपरेट एप्लीकेशन के अंदर ये होता है कि आपको हर यूनिवर्सिटी में सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है। एप्लीकेशन का एक ही पोर्टल है, चाहे जॉइंट का हो, चाहे सेपरेट का हो। वो आपका स्टडी इन्फो से ही होगा, उसका कोई डिफरेंट क्राइटेरिया नहीं है। तो उधर से अप्लाई होगा, तो स्टडी इन्फो पे ही जॉइंट के अंदर आप इकट्ठी 6 यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपने एक फॉर्म फिल करना है, उसी के अंदर 6 यूनिवर्सिटीज़ आपने सिलेक्ट करनी है। और सेपरेट के अंदर ये होता है कि हर यूनिवर्सिटी के लिए आपने सेपरेट अप्लाई करना है और हर यूनिवर्सिटी का आपने सेपरेट एग्ज़ाम देना है सेपरेट में। जॉइंट में आपका सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, सिर्फ एक एग्ज़ाम। उस एक एग्ज़ाम की बेस के ऊपर सारे रिज़ल्ट चेक करेंगी आपकी 6 की 6 यूनिवर्सिटीज़, और वो फिर आपको बारी-बारी, अगर आप उनके क्राइटेरिया में आते हैं, तो आपको ऑफ़र करेंगे एडमिशन। कोई सेपरेट के अंदर ऐसा एप्लीकेशन नहीं है, वो आपको सेपरेट देने पड़ेंगे। कोई एप्लीकेशन फी भी देनी होती है हमें? नहीं, किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। ओके सर, नेक्स्ट ये है कि अब हमें एडमिशन मिल गया, हमारे पास ऑफर लेटर आ चुकी है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? ऑफर लेटर जब आपके पास आ जाए तो आपने फीस पे करनी है। फीस पे करते साथ ही आपने उसके लिए अप्लाई करना है एम्बेसी के लिए। फिलहाल पाकिस्तान में एम्बेसी ऑपरेशनल हुई है, लेकिन फर्स्ट रेजिडेंस परमिट को डील नहीं कर रही। तो नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है कि मई तक शायद ओपन कर दें, लेकिन इसकी अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। तो वो किसी भी टाइम ऑपरेट कर सकते हैं, अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है। तो अभी के लिए, क्योंकि मैं अभी इस टाइम सितंबर में बात कर रहा हूँ, अभी के लिए लोग अबू धाबी ट्रैवल करेंगे जितने भी हैं। और अबू धाबी के अंदर इस टाइम एम्बेसी है जो डील करती है फर्स्ट रेजिडेंस परमिट को। तो इनकी ईमेल है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ, coim.abo.@format.fi। मैं आपको सेपरेट भी सेंड कर दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकती हैं। तो उसके ऊपर आपने ईमेल करनी है, अपना अपना नाम, अपने डिग्री प्रोग्राम, अपनी यूनिवर्सिटी एनरोल जो आपने की है, नेशनैलिटी, फ़ोन नंबर और ईमेल, और अपना एक्सेप्टेंस लेटर आपने इसके ऊपर अटैच करना है। वो फिर आपको एक डेट देते हैं कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल 2 वीक्स के बाद आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे, तो आपने फिर अबू धाबी उस डेट को ट्रैवल करना है उस टाइम पे, और वहाँ पे जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाने हैं, और उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओके, जब हम इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं तो हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ लेके जाने चाहिए, या कितने सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम जो हमें साथ लेके जाने चाहिए? डॉक्यूमेंट्स के हवाले से गाइड कर दें, जब हम अबू धाबी जाएँ तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ? डॉक्यूमेंट्स आपने सारे के सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं, किसी किस्म की कॉपी वहाँ पे नहीं चलेगी। अ, एक सेट आप एक्स्ट्रा बना सकते हैं कॉपी का, एक सेफ साइड पे रहने के लिए, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं होगा। जो शो करवाने हैं आपने, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ओरिजिनल कराने हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ लेके जाने हैं, वो सारे जो आप अपलोड करेंगे एंटर फिनलैंड पे, उस पोर्टल के डॉक्यूमेंट्स आपने सारे लेके जाने हैं। अब आपके उसके अंदर जो जनरल टर्म्स हैं, एडमिशन लेटर आपके पास होगा, वो तो ऑब्वियसली आप एक प्रिंट करवाएँगे, वो आपके पास ओरिजिनल नहीं हो सकता। और लेकिन जो आपके पास ओरिजिनल चीज़ें होंगी, बैंक स्टेटमेंट, मनी ट्रेल का आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट है, अगर आपने सेल डीड किया तो प्रॉपर्टी के सर्टिफिकेट्स होंगे, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सैलरी स्लिप, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, और बैंक स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली आपके पास सारी होगी। एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि टैक्स पेयर का वो उन्होंने चेक करना है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास हर सूरत ओरिजिनल होने चाहिए, और डिग्रीज़ चेक करते हैं आपकी। ओके सर, जैसे अभी आपने बताया मैंने ईमेल सेंड कर दी अपनी अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो उसके बाद कोई भी वो लिंक सेंड करते हैं जहाँ पर मैं अपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकूँ, या बस अपॉइंटमेंट मिलने के बाद मुझे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट अबू धाबी ही जाके दिखाने हैं एक ही दफ़ा? नहीं, जब आपने अपार्टमेंट बुक की है, आपने उसके बाद एंटर फिनलैंड की एक वेबसाइट है, लिंक वो भी सेंड करते हैं, और जनरली मैंने अभी आपको बता दी है। एंटर फिनलैंड के ऊपर आपने सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने वहाँ पे अपने सेलेक्ट करना है कि किस रेज़िडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट रेज़िडेंस परमिट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर वहाँ पे आप अपने ने सारा फॉर्म फिल करना है। जो भी आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सारी आपने वहाँ पे फिल करनी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जो भी प्रॉपर्टी के हैं, या अगर आपने जॉब कर रहे हैं तो जॉब के कॉन्ट्रैक्ट लेटर, बैंक स्टेटमेंट, वो सारी वहाँ पे अपलोड होंगी। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे अपलोड करेंगे, वही डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल अपने पास रखने हैं, और वो लेके आपने जाने हैं। पहले आपने एप्लीकेशन फिल करनी है, एप्लीकेशन सबमिट करनी है, उसके बाद आपने अपीयर होना है उधर एम्बेसी में। फिर एम्बेसी आपकी जो लॉगिन है वो चेक करेगी एंटर फिनलैंड की एप्लीकेशन। उसके बाद आपके साथ मैच करेगी इसके साथ, ओके। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ। सर, जैसे कि आपको पता है कि कनाडा, जर्मनी और नॉर्वे ब्लॉक अकाउंट की डिमांड करते होते हैं, क्या फिनलैंड में भी सेम प्रोसीजर हमें ब्लॉक अकाउंट को खुलवाना होगा, या जस्ट बैंक स्टेटमेंट से ही काम चल जाएगा, और कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है?
नहीं, इधर ब्लॉक अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है। इधर आपको 6833 यूरो रिक्वायर्ड होंगे। पहले 6720 थे, अब ये चेंज हो गए 6833 यूरो हो गए हैं 1 साल के लिए। तो आपने सिर्फ बैंक स्टेटमेंट दिखानी है। 1 साल की आपने यूनिवर्सिटी की फीस पे करनी है, ये पे करनी है। यूनिवर्सिटी की फीस है 1 साल की पे करेंगे, वो जितनी भी बनती है। उसके बाद जो बैंक स्टेटमेंट है वो 6833 यूरो आपके पास होने चाहिए। उसके ओके बेसिस के ऊपर ये पाकिस्तानी, जनरली मैं आपको कहूँगा 7000 यूरो आपने रखने हैं। ओके। अच्छा सर, जब आप इंटरव्यू के लिए गई तो वहां पर कोई क्वेश्चंस वगैरह आपसे जो पूछे गए होंगे वो आप शेयर करेंगे प्लीज अपना जी इंटरव्यू। क्वेश्चंस, जी क्वेश्चंस आपके बेसिक आपकी जो प्रोफाइल होती है उसके ऊपर ही वेरी करते हैं। बेसिक उनके क्वेश्चंस होते हैं मनी ट्रेल के ऊपर, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। बहुत रेयर क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में क्यों सिलेक्ट करें, ये जनरल क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन जो बाकी उन्होंने जो चीज़ देखनी है वो आपके मनी ट्रेल है। मनी ट्रेल के अंदर अगर आप कहीं पे कोई बड़ी अमाउंट आ रही है, जिस तरह मेरे केस के अंदर हुआ था कि 3000 यूरो की ट्रांजेक्शन थी, तो वो उन्होंने इसके ऊपर चेक किया कि 3000 यूरो की ट्रांजेक्शन क्यों थी, इसका प्रूफ क्या है, वो सारी डिटेल आपने बतानी है। या अगर आपके केस में कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं आ रही, तो आपने सिर्फ बताना है कि मैं ये जॉब करता हूँ, ये मेरी इनकम है, और वो रिफ्लेक्ट करते हैं उसके ऊपर कि आपकी इतनी इतनी सैलरी आ रही है, हर महीने आ रही है। जस्ट वो ये चेक करते हैं, और जो आपका केस होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। और एक अभी एक्स्ट्रा मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, कुछ केसेस रिजेक्ट हो जाते हैं इसी बेसिस के ऊपर। अभी एक रिसेंट केस रिजेक्ट हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने फोर्स साइन किए थे, तो वो उस बेस के ऊपर रिजेक्शन आती है। अगर आपने एफिडेविट गलत बनाया, उसके बेसिस पे रिजेक्शन आती है। तो ये आपने बस देखना होता है कि आप कोई चीज़ गलत ना बताएं। ओके, जैसे भी आपने बताया कि मोस्टली हमारे ये जो बैंक स्टेटमेंट होगी या जो भी हम ये प्रूफ फंडिंग प्रूफ जो भी हम डाल रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा वो क्वेश्चनिंग करते होती हैं, जैसे कि मोस्टली जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि व्हाई दिस कोर्स, व्हाई दिस कंट्री, इफ योर फ्यूचर प्लानिंग, इस तरह के भी क्वेश्चन वो पूछते हैं। इस तरह के पूछते हैं, लेकिन वो पूछते कम है। ये ज़्यादा आपके एक फॉर्म आपको देंगे 4 पेजेस का, उसके ऊपर ये क्वेश्चंस होते हैं। और उसके ऊपर जो पहला पेज होता है उसके ऊपर आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले आती है। उसके बाद नीचे आपसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपने फिनलैंड क्यों चूज़ किया, और जिस यूनिवर्सिटी के अंदर है वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, और इसको क्यों चूज़ किया, और कोर्स कंटेंट आपके क्या है। ये क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं। कोर्स कंटेंट भी आपने याद रखने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, मेजर का क्या प्लान है, ये क्वेश्चंस आते हैं। और नेक्स्ट पेज के ऊपर आपकी सिर्फ वो होती है स्पॉन्सरशिप, कि आपको अगर ओके कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसके उसके बारे में आपने लिखना है। अगर आपकी प्रॉपर्टी है कोई, अगर आपने सेल की है उसके बारे में है। और उसके नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो वहाँ पे होता है अगर आपको रेंटल आ रहा है कहीं से, तो आपने उसके बारे में लिखना है। लास्ट पॉइंट होता है बिजनेस का, उसके बारे में होता है। और आखिरी पेज के ऊपर आपकी फिर से पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। उसके अंदर क्रिमिनल डाटा होता है। अगर आप कहीं से पहले आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज की हैं तो उसके अंदर आपने बताना होता है नहीं की हुई। और उसके नीचे अगर आप आ जाए तो आपके मार्शल स्टेटस पूछते हैं, आप सिंगल हैं, अगर सिंगल मैरिड हैं तो आपके कितने बच्चे हैं, कब बुला रहे हैं उनको, ये क्वेश्चन होते हैं वैसे। ठीक है। ओके, और फिर आपको कितने दिनों के बाद वीजा प्रोसेस होकर आ जाता है? अ, आजकल 2 महीने अगर आपको एग्जांपल आज अपीयर होते हैं तो 2 महीने के बाद आपका केस प्रोसेसिंग में जाएगा। 2 महीने लगेंगे सिर्फ प्रोसेसिंग में जाने में। तो तब तक आपका कोई वो केस ओपन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 2 महीने जैसे के बाद जैसे प्रोसेसिंग में जाएगा, उसके बाद आपका केस ओपन होगा। तो हो सकता है या विद इन नेक्स्ट डे आपको डिसीजन दे दें, या आप वीक भी ले सकते हैं और इवन के मंथ भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके केस के ऊपर। केस अगर आपका कॉम्प्लिकेट होगा तो टाइम लगेगा। केस बिल्कुल क्लियर है तो फौरन आपको हो सकता है सेम डे ही दे दें। मेरा विद इन 40 मिनट्स आया था डिसीजन। ओके, थैंक यू सो मच सर। अब जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी ब्रीफली मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी कर लें। नवंबर में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। नवंबर के एंड में या दिसंबर के स्टार्ट में आपके एडमिशन ओपन हो जाएंगे। और बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, 14 जनवरी किसी की 2 जनवरी डेट होती है, तो आपने उसी डेट के अंदर अप्लाई करना होता है फॉर सितंबर इनटेक के लिए। जो अभी सर साइट बताते हैं studyinfo.fi, उसके ऊपर आप जाएंगे। आपने उसी के थ्रू ही अप्लाई करना है। जॉइंट एप्लीकेशन प्रोग्राम है, मतलब कि आपने एटम 3 या 6 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, आप मास्टर के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली 6.5 आप अपना पहले से रेडी रखिए। एसओपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड की जाती होती है, उसके लिए जस्ट आपने ड्यूरिंग एप्लीकेशन यस पे क्लिक करना होता है अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए। अगर नहीं चाहिए, आप ड्यूरिंग एप्लीकेशन यस के ऊपर टिक नहीं करते, तो आप स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर नहीं होते। तो अगर आपका एसओपी अच्छा है, परसेंटेज अच्छी है, देन डेफिनेटली यू विल बी कंसीडर फॉर फिनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप।
बैचलर के लिए जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपका CNIC हो गया, इंटरमीडिएट हो गया एंड ग्रुप डिस्कशन से आप आइल्स से एग्जाम हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप आइल्स अपना पहले से दे के रखें तो ज्यादा बेस्ट होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि स्टूडेंट्स को काफी वैल्यूड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से शाहजेब ने वहां पर जाके अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था अकोमोडेशन का, उनकी जॉब का, उनकी मोबाइल सिम किस तरह से उन्होंने रजिस्टर, उनका टोटल एक्सपेंस कितना उनका अभी हो रहा है और वो कितना मंथली सेव कर रहे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कंप्लीटली फिनलैंड के बारे में हमें शाहजेब गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच शाहजेब। No issues.